हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एडजेक्टिव, और ये अपनी एडजेक्टिव की आज फर्स्ट क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जिसे हम हिंदी में विश्लेषण बोलते थे। विश्लेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विश्लेषण बोलते थे। किस किस की? संज्ञा या फिर सर्वनाम, यानी नाउन और प्रोनाउन। इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। संख्या मतलब परिमाण है ना, जो भी था। तो जो संज्ञा या सर्वनाम से रिलेटेड चीज़ें बताए उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? विच qualifies noun and pronoun are called adjectives। तो अब हम टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखो, आपको सारे नेम्स सुने सुने लगेंगे। मैं एडजेक्टिव के लिए एडी लिख रही हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव फर्स्ट में लिख देती हूँ, फिर सब में एडी से रिप्रेजेंट कर दूंगी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिफ्थ, अब ये सारे फिफ्थ से लेके आपको सब नाम सुने हुए लग रहे हैं, और इनमें ही हमें डिफ्रेंशिएट करना सीखना है कि प्रोनाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो ये आपको अब आई होप कि आपको आ गया होगा ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट इसको कर सकते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक और लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव। तो ये सभी टाइप इम्पोर्टेंट हैं, और हम थोड़ा थोड़ा इनमें से सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसमें प्रॉपर का क्या यूज़ है? ये हमारा किससे बना हुआ है? प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। और प्रॉपर नाउन क्या था हमारा? किसी प्लेस, किसी पर्सन, किसी थिंग का जो नेम बताता है, उस नाउन को हम प्रॉपर नाउन बोल रहे थे। ठीक है, कैसे? जैसे इंडियन है, इंडियन, और एक है हमारा इंडियंस, एक है हमारा इंडियन स्टूडेंट, एक है हमारा इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि इंडियंस, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स, तो हमें कैसे इसको देखना है कि ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है? अगर तो मान लो लिखा हुआ है सिंपल, इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, और एक लिखा हुआ है हमारा इंडियन स्टूडेंट इज कुछ भी लिख लो, इंडियन स्टूडेंट इज अ वेरी गुड प्लेयर। ठीक है, मान लो ये लाइन लिखी हुई है। तो अगर तो हमारा इंडियन और इंडियंस सिंगुलर प्लूरल, अगर तो ये सिंगुलर प्लूरल बन जाता है तो है हमारा नाउन, क्योंकि नाउन की जो हमने नंबर सिस्टम में देखा था, सिंगुलर प्लूरल हमेशा कौन होते हैं? नाउन ही होते हैं सिंगुलर प्लूरल, तो है ना। तो अगर तो इंडियंस बन रहा है तो हमारा नाउन है। जैसे अब इंडियंस बन रहा है तो इंडियंस क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया हमारा, क्योंकि हमने क्या सीखा हुआ है? नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या आएगी? हमारी वर्ब आएगी। ठीक है, इस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस को की फॉर्मेशन में क्या, अब देखो आप जो भी आपने स्टार्टिंग से सीखा है, नाउन प्रोनाउन सब कुछ लगाते चलो, आपका अपने आप बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसमें, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन में। ठीक है,
तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मस्ट होती है, और हमें क्या पता है सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब। तो अगर इंडियन से इंडियंस बना हुआ है तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, नाउन है। लेकिन अगर इंडियन स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट क्या होता है हमें पता है, कॉमन नाउन होता है। और इंडियन भी अगर हम मान के चले कि ये नाउन है, तो हमने क्या सीख रखा है, किसी भी सेंटेंस में 2 नाउन 2 प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन, ये इकट्ठे नहीं आ सकते। तो इट मीन्स ये दोनों नाउन तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है। अब दूसरी बात कि ये इंडियन ही क्यों एडजेक्टिव है, ये वाला नाउन क्यों नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा कहाँ लगता है, बिफोर नाउन या प्रोनाउन लगता है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को ही तो क्वालिफाई करता है। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है, या फिर बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये वाला इंडियन यहाँ नाउन ना होकर ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि 2 नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते, और एक नाउन से पहले वाला नाउन जैसा जो हमें दिखता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव का। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, हम अभी यही एग्जाम्पल ही कर लेते हैं इसके, अभी थोड़ी एक आध और इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। लाइक अगर आ जाता है इंडियन पीपल आर हार्ड वर्किंग, तो हमें पता है नाउन के जस्ट बाद क्या आती है, वर्ब आती है। ये नाउन है तो नाउन से पहले वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इंडियन क्या है हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताए जो, क्वालिटी मीन्स हाउ का आंसर दे जो, आंसर दे मतलब कैसा का आंसर दे जो, हाउ का आंसर दे, WH क्वेश्चन फैमिली में आता है ये हाउ भी। तो जैसे कि आई सॉ अ ब्यूटीफुल एंड लिटिल पपी। तो आई सो अ पपी लिख देती हैं हम, आई सो ए पपी भी ठीक है, लेकिन अगर वो आंसर दे कि कैसा पपी देखा तुमने, तो अ ब्यूटीफुल एंड लिटिल, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस हाउ को क्वालिफाई कर रहा है। तो यानी ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ब्यूटीफुल एंड लिटिल ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वन ऑफ दीज बॉय इज 6 फीट हाई। वन ऑफ दीज बॉयज़ इज़, तो सबसे पहले तो यहाँ देखो वन ऑफ के बाद वाला नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो वन ऑफ दीज बॉयज़ आएगा, और वन ऑफ के बाद जो वर्ब आती है, क्योंकि इन बॉयज़ में से एक की बात कर रहा है वो, तो वन के लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो जो हमने अभी तक नाउन प्रोनाउन में सीखा है, प्लीज़ हर सेंटेंस में वो लगाते जाएं, आपका बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है 6 फीट हाई। अब ये 6 फीट हाई वर्ड यहाँ पर गलत है, क्यों, हम समझते हैं। देखो, एक होता है हाई और एक होता है हाइट। HEIGHT, एक होता है हाई और एक होता है हाइट। ठीक है, तो हाई का क्या मतलब है, मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, अगर 6 फीट की बात कर रहा है तो इस बोर्ड से 6 फीट अबव, इस बोर्ड से 6 फीट ऊंचा, मतलब वो इसकी सरफेस को यहाँ पे ऐसे टच नहीं कर रहा, इससे 6 फीट के डिस्टेंस पे वो है, तो उसे तो हम बोलते हैं हाई। ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ ऐसे खड़े होके 6 फीट है तो उसे हम हाई नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो बॉय हाई नहीं होता,
हवा में थोड़ी लटक रहा है बॉय, हाइट होती है बॉय की। तो इसलिए ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, वन ऑफ दीज बॉयज इज 6 फीट टॉल। यहाँ पर 6 फीट टॉल होगा अगर डायरेक्ट हम इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो। अदरवाइज हाइट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें ये लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखते हैं। अगर हमें हाइट के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो हम लिखेंगे वन ऑफ दीज बॉयज हैज़ या हैव इंसर्ट करेंगे 6 फीट हाइट, HEIGST हाइट। तो वन के बाद, वन ऑफ नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, 6 फीट हाइट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, साथ साथ हमें ज़्यादा समझ आने वाला है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये हम साथ साथ देख लेते हैं कैसे। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारा नंबर में आएगा। नंबर का तो हमें सिंपली पता है 1 2। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी में क्या आएगा हमारा, मच। क्वांटिटी जैसे दूध की क्वांटिटी कितनी है, मच है ना। 1 दूध 2 दूध ऐसे तो नहीं बोलते हम। और नंबर में 1 बुक 1 पेन ऐसे बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। और दूसरी बात, मैनी लगता है प्लूरल के लिए, मच जाता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, और ये हमें आंसर हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर हमें आंसर किसका देता है, मच का या मैनी का। ठीक है, कैसे, सॉरी मैं गलत कर रही हूँ यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही कर लेते हैं पहले, मच और मैनी का आंसर देगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। और हमें इससे क्या पूछना है, मच या मैनी का आंसर लेना है, मच या मैनी का आंसर लेना है इससे। तो कैसे होगा, मच जाएगा हमारा जब सिंगुलर की बात हो और मैनी जाएगा हमारा जब प्लूरल की बात हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए लॉट ऑफ बुक्स विच आर गुड एट ह्यूमनिज्म makes me happy when I read them। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन, ए लॉट ऑफ बुक्स, तो यानी बुक्स की बात है यहाँ पे। विच आर गुड एट ह्यूमनिज्म, इस सब्जेक्ट की बुक हैं, वो मुझे खुश कर देती है जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ। तो बुक के ही बारे में यहाँ पर बात हो रही है और बुक से ही रिलेटेड हमें इसमें वर्ब लेके जानी है। अब मतलब यहाँ पर इस वाला नाउन को देख लो कि ये सिंगुलर में आता है, प्लूरल में आता है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल में जाएगा हमारा मच और काउंटेबल में जाएगा हमारा मैनी। ठीक है, और प्लूरल में भी मैनी और सिंगुलर में मच जाएगा। तो अब बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो बुक हमारा क्या हो गया, यानी काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल है तो यानी बुक्स है तो यहाँ पर ये प्लूरल हो गया। तो विच प्लूरल हो गया, आर प्लूरल हो गया, गुड एट ह्यूमनिज्म, मेक्स तो सिंगुलर होता है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या आएगी, मेक आएगी। ठीक है, ए लॉट ऑफ बुक्स मतलब जिस नाउन को हमारा एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, अगर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्ब चेक करनी है, सेंटेंस में क्या वर्ब लगी हुई है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी से रिलेटेड दूसरा देख लेते हैं। ए लॉट ऑफ मनी विच दे collected against their property
their property against their property, make them generous, make them generous when it comes to the part of donation, when it comes to the part of donation. ए लॉट ऑफ मनी विच दे कलेक्टेड अगेंस्ट देयर प्रॉपर्टी, मान लो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची है या नाम हुई है उनके अगेंस्ट कुछ मनी मिली है और वो मनी उनको जनरस बनाती है, खुश बनाती है, व्हेन काइंड बनाती है, व्हेन इट कम्स टू द पार्ट ऑफ डोनेशन, जब डोनेशन देने की कोई बात आती है तो ए लॉट ऑफ मनी इस नाउन का क्वालिफायर है हमारा, ठीक है। तो मनी कैसा होता है हमारा, मनी हमारा अनकाउंटेबल होता है, मनी को काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे हम लखपति करोड़पति बोलते हैं तो हम हर दम थोड़ी ना उसकी मनी को हमें पता है कितनी है कितनी, वो मनी का नंबर होता है कि 100 रुपये 1 रुपया, है ना। तो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में जाता है और अनकाउंटेबल नाउन में जाता है तो सिंगुलर होता है। तो ए लॉट ऑफ मनी विच और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब जाती है। दे कलेक्टेड अगेंस्ट देयर प्रॉपर्टी, मेक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेक्स होगा, मेक्स होगा, सिंगुलर जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ हमारा सिंगुलर जाता है, जो कि मच का आंसर देता है। मनी मच होती है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। बुक्स मैनी था इसलिए वो, मतलब मैनी या मच हम अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने खुद से लगा के देख सकते हैं। अगर मच का आंसर देगा तो सिंगुलर वर्ब जाएगी, मैनी का आंसर देगा तो प्लूरल वर्ब जाएगी। ये मैंने गलत लिख दिया, ये विश्लेषण नहीं होता, विशेषण होता है, विशेषण, विश्लेषण लिख दिया गलत, विशेषण, 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 हमेशा कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है अभी इसी का ही, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का ही। ए लॉट ऑफ फर्नीचर, ए लॉट ऑफ फर्नीचर, a lot of furniture which I got last month are not of good quality, are not of good quality। अब a lot of furniture, फर्नीचर कैसा जाता है हमारा, अनकाउंटेबल जाता है, हमने अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ा भी था, अनकाउंटेबल जाता है। और अनकाउंटेबल के साथ हमारी कैसी वर्ब जाती है, सिंगुलर वर्ब जाती है। तो ए लॉट ऑफ फर्नीचर विच आई गोट लास्ट मंथ, आर नहीं होगा, इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स, वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स। हम एक चीज़ तो हमें मतलब पता लग गई है कि हम वन ऑफ माई फ्रेंड बोलते रहते हैं, कभी भी कुछ लिखते हैं तो हमेशा वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है, ठीक है। प्रोमिनेंट राइटर्स डिलीवर्ड मैनी पोएम्स। अब पोएम कैसी हैं, एक पोएम दो पोएम, तो इसलिए इसके साथ काउंटेबल है तो मैनी गया, मैनी पोएम्स काउंटेबल है। एंड एक्साइटिंग पोएट्री इन द सेमिनार, अब देखो वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स डिलीवर्ड मैनी पोएम्स एंड एक्साइटिंग पोएट्री। अब ये मैनी है जो पोएम को भी क्वालिफाई कर रहा है और पोएट्री को भी क्वालिफाई कर रहा है। और हमने क्या सीखा था अपने अनकाउंटेबल नाउन में कि पोएट्री हमारी अनकाउंटेबल होती है और पोएम्स हमारी काउंटेबल होती है, और काउंटेबल के साथ मैनी जाता है, अनकाउंटेबल के साथ मच जाता है। तो इसलिए इनको अलग अलग एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, मच पोएट्री। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सेंटेंस ही एग्ज़ाम में आते हैं कि एक ही क्वालिफायर से दोनों नाउन को क्वालिफाई कर देगा वो, और हमें ध्यान से देखना होगा कि काउंटेबल क्या वो दोनों को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हमें दोनों के लिए अलग अलग एडजेक्टिव इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
teacher said that much of the equipment and the tables in the lab were old. तो टीचर सेड दैट मच ऑफ द इक्विपमेंट कैसा सीखा था हमने, अनकाउंटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इक्विपमेंट वर्ड अपने आप में अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए क्या जाता है, मच जाता है, तो ये ठीक लगा हुआ है मच हो। लेकिन अब ये मच ऑफ द इक्विपमेंट एंड द टेबल, अब टेबल को भी क्वालिफाई कर रहे हैं मच, लेकिन टेबल तो हमारी काउंटेबल होती हैं, तो यहाँ पर ये काउंटेबल हैं टेबल, इसलिए टेबल्स के लिए हमें यहाँ क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, मैनी ऑफ द टेबल्स, एंड मैनी ऑफ द टेबल्स हमें यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल्स कैसी हैं, काउंटेबल हैं हमारे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टाइप। नेक्स्ट है हमारा he says I have much evidence and letters of confession to prove his crime in court. To prove his crime in court. तो he says I have much evidence, एविडेंस कैसा है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो इसके साथ क्या जाता है, मच जाता है, तो मच एविडेंस ठीक है यहाँ पे। एंड लेटर्स ऑफ, अब ये मच एविडेंस को भी क्वालिफाई कर रहा है और लेटर्स को भी क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन लेटर्स इसको तो हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के लिए हमें यहाँ क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, एंड मैनी हमें यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, मैनी लेटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट टाइप है हमारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट टाइप और फोर्थ टाइप है हमारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये दो तरह से सीख सकते हैं इसको। एक तरह से तो हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डिनल, और दूसरी ऑर्डिनल कार्डिनल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम नाउन को करते थे सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ऐसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑर्डिनल, कार्डिनल और डेफिनेट, इनडेफिनेट, मतलब इसकी हम दो तरह से क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। तो देखो कैसे याद रखना है, कार्डिनल वर्ड किससे बना, कार्डिनल वर्ड में हमारा कार्डियक छुपा हुआ है। कार्डियक मतलब हार्ट होता है, और हार्ट क्या होता है, 1 होता है। तो 1, 2, 3 वालों को हम क्या बोलते हैं, एटसेट्रा, इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स। और ऑर्डिनल को बोलते हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाले हमारे ऐसे बोलने वाले वर्ड्स हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। डेफिनेट हमें और इनडेफिनेट, डेफिनेट वही सेम 1, 2, 3 हमारा डेफिनेट हो गया, और इनडेफिनेट हो गया हमारा सम, एनी। सम और एनी हमारा इनडेफिनेट हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले तो इसके लिए कुछ नोट लिखते हैं हम। नोट, किसका नोट लिखते हैं, ऑर्डिनल का, ऑर्डिनल्स का कुछ नोट लिखते हैं। We always use definite article. We always use definite article
डेफिनेट आर्टिकल, वी ऑलवेज यूज़ डेफिनेट आर्टिकल, कौन सा, द को हम डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। मतलब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते, मतलब कहने का है द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, हम इनको ऐसे लिखेंगे जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ही गोट द फर्स्ट पोजीशन, ही गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब थोड़ा सा ध्यान भी रखते चलना है और थोड़ा समझते भी चलना है। पोजीशन क्या है, वर्ब है, ठीक है। और अगर ये पोजीशन से पहले हमारा ऑर्डिनल आ रहा है तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, वर्ब से पहले दिखेगा हमें ये कहीं ना कहीं लगा हुआ। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब यहाँ देखो, अब यहाँ फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट हमें क्या लगेगा कि द लगाना है, एडजेक्टिव नहीं, ऐसे आंख बंद करके नहीं करना। ही स्टूड सब्जेक्ट वर्ब, ये वर्ब के बाद लगा हुआ है, वर्ब के बाद लगा हुआ है, ये वर्ब से पहले लगा हुआ है। जब ये वर्ब से पहले दिखे तो ये एडजेक्टिव है, द लगेगा, द फर्स्ट लगेगा। लेकिन जब ये वर्ब के बाद लगा हुआ है, वह आया, क्लास में क्या आया, फर्स्ट, तो ये किसका आंसर दे रहा है, आया का, यानी स्टूड को क्वालिफाई कर रहा है। और वर्ब के बाद आने वाला वर्ड क्या होगा हमारा, एडवर्ब होगा, और एडवर्ब के साथ द नहीं जाएगा, ठीक है। एडवर्ब के साथ द नहीं जाएगा, द फर्स्ट या द तभी इंसर्ट होगा जब वो वर्ब से पहले लगा होगा। वर्ब से पहले एडजेक्टिव दिखेगा हमें सेंटेंस में, वर्ब के बाद हमें एडवर्ब दिखेगा उसको। ये वाला फर्स्ट है जो, ये क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, ठीक है। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस भी। और थोड़े एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इसके, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे हु वॉज द थर्ड PM ऑफ इंडिया, हु वॉज द थर्ड PM ऑफ इंडिया। अब हमें ये नहीं देखना कि ये वॉज है वर्ब है और वर्ब के बाद लगा हुआ है तो यहाँ पे द नहीं आएगा, नहीं, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पहले इस सेंटेंस को समझना है, हु वॉज द थर्ड PM, तीसरा प्रधानमंत्री, तो ये PM को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है द थर्ड। तो ये सेंटेंस ठीक है। आंख बंद करके नहीं देख लेना है कि बस रट लिया हमने तो कि जी वर्ब के बाद लगा हुआ है, नहीं, पहले सेंटेंस भी देख लो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री नाउन है, द सेवंथ लार्जेस्ट ये डिग्री है, और ये हमारा एडजेक्टिव ऑर्डिनल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लिख देती हूँ मैं, ही कोड द, ये हो गया है, दिस इज़ द लास्ट पैसेंजर ट्रेन टू दिल्ली, दिस इज़ द लास्ट पैसेंजर ट्रेन टू दिल्ली। तो ट्रेन, कैसी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, और ये एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो ये भी हमारा सेंटेंस ठीक है। अब एक नोट और लिख लेते हैं हम, नोट, if both ordinal and cardinal numbers, if both ordinal and
cardinal numbers are mentioned in a sentence, we always use ordinal before cardinal। तो ये कैसे याद रखना है, हमने पहले ऑर्डिनल सीखा है, तो ऑर्डिनल पहले आता है, कार्डिनल बाद में आता है। अगर एक ही सेंटेंस में 1 2 3 भी दिया हुआ है, द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड भी दिया हुआ है, कैसे वो हम एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड टाइप भी और फोर्थ टाइप भी। द फर्स्ट two cell phones which I got were of Samsung। जो भी मैंने 2 मोबाइल पहले लिए थे वो सैमसंग के थे। तो हमने क्या सीखा है, पहले ऑर्डिनल आता है, ऑर्डिनल द फर्स्ट द सेकंड, और फिर कार्डिनल आता है, कार्डिनल, और द हमेशा सिर्फ ऑर्डिनल से पहले लगता है। तो ये इसकी एक्सरसाइज हो गई रिलेटेड। द फर्स्ट टू रूम्स इन दिस ऑडिटोरियम are reserved for political person, persons। अगेन द फर्स्ट पहले, टू बाद में। द लास्ट 3 novels of Charles Dickens made him an eminent figure among the English writers। तो द लास्ट पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, ठीक है। अगर हम लिखते हैं लास्ट 3 नॉवेल्स तो भी गलत होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने दा नहीं लगाया है। और अगर हम लिखते हैं द 3 लास्ट नॉवेल्स तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमें अगर एक ही सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल आते हैं तो पहले ऑर्डिनल बताना पड़ता है, ऐसे या फिर लिख सकते हैं पहले ऑर्डिनरी लोगों का नंबर है ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनरी से याद रख सकते हैं इसको। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल है द टू थर्ड ऑफ माई इनकम has been spent on my personal expenses। और मैं लिख देती हूँ the two third of my income has been spent on my personal expenses। या मैं लिखती हूँ the 2/3 of my income has been spent on my personal expenses। तो फर्स्ट चीज़ देखो, the 2/3 of my income रॉन्ग है सेंटेंस। 2 के बाद the 2/3 नहीं होगा, the 2/3 होता है, the 2/3 होता है, ठीक है, सेकंड वाले सेंटेंस में। फिर फर्स्ट वाले में देखो, अगर हम लिखते हैं द 2/3 तो द 2/3 किसके इक्वल होता है, द 2/3 के इक्वल होता है।
मतलब एक तरह से मान लो कि हमने ये हाइफन का साइन एस को हटा के लगा लिया, तो हम हाइफन भी और एस भी ये भी नहीं लगा सकते साथ, ठीक है। द टू थर्ड भी नहीं होता, टू थर्ड्स होता है, तो द टू थर्ड इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ ये इसका मतलब है टू थर्ड्स ऑफ माई इनकम। तो ये द टू थर्ड किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, और वॉल्यूम की बात कर रहा है तो सिंगुलर जाएगा। हैज़ बीन स्पेंट ऑन माई पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक होगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था इसमें। ऐसे ही हम लिखते हैं 2 years, 2 years ठीक है, 2 year भी ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 2 years और हाइफन भी डाल देती हूँ तो ये गलत है, ठीक है। लास्ट हम इसके ही थोड़े 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगर ऐसे है सेंटेंस, हैव यू रेड द सेकेंड, हैव यू रेड द सेकेंड एंड थर्ड नोवेल या नोवेल्स ऑफ चेतन भगत, ठीक है, चेतन भगत। और मैं लिख सकती चेतन, कई बार लिखते हुए पता नहीं चलती कि हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, तो कोई भी मिस्टेक मतलब इंटेंशनली नहीं लिखी गई है। अब जैसे मुझे विश्लेषण लिख दिया था, विशेषण मुझे अचानक से याद आया कि मैंने गलत लिखा हुआ है, तो कई बार राइट मतलब खुद लिखते हुए पता नहीं चलती हैं कि चीज़ें क्या हैं, तो उनको प्लीज़ इग्नोर करें ऐसी मिस्टेक्स को। हैव यू रेड द सेकेंड एंड थर्ड नोवेल, हैव यू रेड द सेकेंड एंड थर्ड नोवेल, सेकेंड एंड द थर्ड नोवेल या नोवेल्स ऑफ चेतन, फिर चेतन लिखा जा रहा है, चेतन भगत। तो इस सेंटेंस में देखो, हैव यू रेड द सेकेंड एंड द थर्ड, यानी एक सब्जेक्ट ये या एक नाउन ये और एक नाउन ये, तो 2 जनों की बात हो रही है, तो द सेकेंड एंड द थर्ड, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करके लिखूँ तो हैव यू रेड द सेकेंड नोवेल, द थर्ड नोवेल ऑफ चेतन भगत, तो हमारा क्या आएगा, नोवेल आएगा, नोवेल्स नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हैव यू रेड द सेकेंड एंड थर्ड, अगर कंबाइन करके बता रही हूँ, द सेकेंड एंड द मतलब इसको भी क्वालिफाई कर रहा है, इसको भी क्वालिफाई कर रहा है कि वो दोनों नोवेल, तो हमारा क्या आएगा, नोवेल्स आएगा, ठीक है। द सेकेंड एंड द थर्ड नोवेल्स ऑफ चेतन भगत। मतलब इसका क्या मतलब है, अगर एक आर्टिकल कंबाइन कर लेता है 2 नाउन्स को, तो हमारा प्लूरल आता है। अगर डिफरेंट आर्टिकल हैं तो 2 नाउन के लिए डिफरेंट नाउन, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एडजेक्टिव का क्लास। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सेशन कैसा लगा आप मुझे बताना, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम कर लेते हैं अब अपनी वोकैबलरी की क्लास, और वोकैबलरी की क्लास में हम करने वाले हैं आज 121 to 130 वर्ड्स। वोकैबलरी 121 to 130। नेक्स्ट 10 वर्ड्स हैं आज के हमारे। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉन्टोर्शन। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का कॉन्टोर्शन का मीनिंग होता है टू ट्विस्ट इनटू
इनटू अनयूजुअल शेप या अपीयरेंस। ठीक है, किसी चीज़ की शेप हो सकती है अनयूजुअल, ट्विस्ट करके कोई चीज़ खींच दी है ना, या श्रिंक कर दी, या अपीयरेंस हो सकती है, जैसे मैं मतलब गुस्से में कोई मुंह बनाने लग जाता है कि अलग अलग तरह के, तो उसे भी हम कॉन्टोर्शन बोल सकते हैं। तो इसकी ट्रिक कौन टॉर्चर होकर, टॉर्शन में टॉर्चर होकर, कॉन्टोर्शन की तरह, कौन टॉर्चर होकर कॉन्टोर्शन लिख सकते हो, या टॉर्शन की तरह मुंह बनाएगा। ये इसकी ट्रिक हो गई, डिफरेंट तरह के मुंह बनाना। फिर है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है स्मगल्ड गुड्स। मतलब हम अपनी कंट्री में ला रहे हैं या कंट्री से बाहर भेज रहे हैं इलीगली कोई भी चीज़, तो कॉन्ट्राबैंड या कॉन्ट्राबंद। तो इसमें कॉन्ट्रा की सीडी आती थी पहले, या अभी भी आती है मुझे नहीं पता, कॉन्ट्रा की कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, कॉन्ट्रा की सीडी बंद हो गई हैं क्योंकि उनकी स्मगलिंग होने लग गई थी, होने लग गई थी। या फिर कॉन्ट्रा की सीडी स्मगल्ड गुड्स हो गई हैं, कुछ भी आप मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं लर्न इसको। थर्ड है हमारा कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है फीलिंग या शोइंग रिग्रेट, या फिर अपोलोजाइज करना कि अपोलोजेटिक, ठीक है। अपोलोजाइज करना मतलब कहना कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई। तो कॉन्ट्राइट यानी काउंट इन राइट वे, अदरवाइज यू विल हैव टू अपोलोजाइज। मतलब हम किसी को भी बोल रहे हैं सही तरह से काउंट करो, अदरवाइज फिर तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर है हमारा कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ फोर्स्ड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस। मतलब ज़बरदस्ती से उन्हें आर्मी में ले जाया जा रहा है किसी पर्सन को, और उस पर्सन को जिसको ले जाया जा रहा है उसको हम कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसकी ट्रिक हो गई, कॉन्स्क्रिप्ट लिखेगा उस पर्सन पर जिसे आर्मी में ज़बरदस्ती ले जाया गया हो, ठीक है। उस पर कौन स्क्रिप्ट लिखेगा, तो वो पर्सन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आयर का मतलब है इंटेंस एंगर। आयर फायर से रिलेट कर रहा है, तो फायर आग लग गई, इसलिए वो गुस्से में है, इसलिए वो बहुत गुस्से में है। आयर फायर मतलब एकदम से हमारे क्लिक कर जाते हैं कई बार चीज़ें। आयर फायर की तरह है, बिल्कुल बुलबुला, इंटेंस एंगर हो रहा है। या फिर हम फायर की तरह भी बोल सकते हैं, फायर की तरह एंगर भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। मतलब एक हमें क्ल्यू मिल जाता है वर्ड को लर्न करने का। तो ये है हमारे आज के 5 वर्ड। नेक्स्ट 5 कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 6 वर्ड 126 कोनंड्रम। 126 वर्ड है हमारा कोनंड्रम का मतलब होता है पजल या पहेली। पजल होना वाला नहीं, पहेली वाला, पहेली। तो कौन ड्रम बजाएगा
इज़ ए पहेली, ऐसे ही याद कर लो, कौन ड्रम बजाएगा, ये एक पहेली है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्वोक। कॉन्वोक, कॉन्वोक का मतलब होता है हमारा कॉन्वोकेशन से भी बना हुआ है, कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन से रिलेट कर रहा है, कॉन्वोकेशन से रिलेट कर रहा है, ये हमारा कॉन्वोकेशन से रिलेट कर रहा है हमारा। कॉन्वोकेशन क्या होती है, जब सारे इकट्ठे होते हैं ना, कॉन्वोकेशन सभा टाइप्स बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको सभा बुलाना भी बोल सकते हैं, सभा बुलाना, या फिर हम इसको असेंबली भी बोल सकते हैं, असेंबल होना। ठीक है, या फिर एक फॉर्मल मीटिंग भी बोल सकते हैं, फॉर्मल मीटिंग। तो कॉन्वोक, कॉन्वोक, कौन वॉक पर चलेगा, वॉक पर चलेगा मीटिंग के लिए, मीटिंग के लिए, तो मीटिंग हो गया कॉन्वोक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोपियस। कोपियस, कोपियस, कोपियस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की लार्ज अमाउंट को हम कोपियस बोलते हैं। तो कोपियस, एग्ज़ाम में कॉपी करना से रिलेट हो गया, कॉपी किया है, कॉपी किया है अस से, हमसे कॉपी किया है अस से, इसलिए बहुत सारा, बहुत सारा लिख आया, बहुत सारा लिखाया एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत सारा लिखाया, तो बहुत सारा से हमें इसकी ट्रिक याद रहेगी। 129 है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है वेरी फैट, वेरी फैट, बहुत मोटा, उसको हम कॉर्पुलेंट कहते हैं। तो ये हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इनकी ट्रिक याद करेंगे। मान लो हम बिहार चले जाते हैं और हमें वहाँ की लैंग्वेज में बोलना है, तो उस तरह से कौन, कॉर्पुलेंट, कॉर पुल करेगा, कॉर पुल करेगा कार को, मतलब कार को, कार पुल करेगा कार, कार पुल करेगा कैसे, इतना फैटी जो है, इतना फैटी जो है, कार फुल करेगा, कार पुल करेगा, कॉर्पुलेंट। या फिर कॉर्पुल कैसे करेगा, कॉर्पुल कैसे करेगा इतना फैटी, इतना फैटी। ठीक है, लास्ट वर्ड है आज का हमारा कोरोबोरेट। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है टू कंफर्म और वेरीफाई, टू कंफर्म या टू वेरीफाई, वेरीफाई करना कोई भी चीज़, कंफर्म करना कोई भी चीज़। ठीक है, तो कोरोबोरेट उसी तरह से कोरो ब्रो बोरो रेट, कोरोबोरो रेट कंफर्म, ब्रो रेट कंफर्म या वेरीफाई, रेट कंफर्म करो या वेरीफाई करो। ठीक है, करो ब्रो रेट कंफर्म। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होंगी। तो गाइज़, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और जैसे कि मैं रोज़ बोलती आई हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूज़ होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे स्कूल लेवल का हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स का हो, चाहे फिर आपका कोई प्राइवेट जॉब्स का भी हो, वहाँ पे भी आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम आने वाली हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सालों से जॉब करते आए होते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ें बेसिकली नहीं पता। ठीक है, वो उनका काम चल रहा है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ किसी भी लेवल पे, कहीं भी, किसी भी स्टेज पे आके कंफर्म मतलब क्लियर कर भी ली जाए, करेक्ट कर भी ली जाए, तो उसमें तो कोई नुकसान हमारा नहीं होता। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।